सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नेक्स्ट जनरल साइंस की क्लास लेके आया हूँ। ये जो हमारी क्लास है ये हमारी 7वीं क्लास 8th क्लास है। तो आपने जिन्होंने जिन्होंने पहली की क्लासेस नहीं देखी हुई हैं वो सबसे पहले पहली की क्लासेस देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने इस सीरीज़ में क्या स्टार्ट किया हुआ है। तो ये हमारे पास कौन सी क्लास है जी? जो हमारे पास ये पार्ट 8 है। सबसे पहले मैं आपको एक बार ये बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जो एसएससी के द्वारा वैकेंसीज रिलीज़ की गई है, 20,000 वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो हमें उन 20,000 वैकेंसीज की एक स्ट्रेटजी बना के, जो हमारे पास स्ट्रेटजी है उसमें अपने आप को कैसे क्लियर करना है, वो स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो देखिए, जो एसएससी है उसने अपने एग्ज़ाम में फेरबदल किया हुआ है। पहले जो एसएससी का जो मेन हुआ करता था उसमें जीएस नहीं रहता था। अभी क्या है कि जो मेन होगा उसमें 25 क्वेश्चन किसके रहेंगे जी? जीएस के रहेंगे। और ये जो जीएस के क्वेश्चन है ये जो है वो स्कोरिंग पोर्शन होता है। इन 25 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 10 से 12 मिनट लगती हैं, और ये आपके पास एक्यूरेट होते हैं। मतलब इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सीधे सीधे से क्वेश्चन रहते हैं जो हमारे जीएस के क्वेश्चन रहते हैं। तो जो पहले जीएस को लाइटली लेते थे उनसे मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि जीएस को लाइटली ना लें, क्योंकि जो इस बार जो मेन का पेपर होगा एसएससी का, उसमें जीएस आपका स्कोरिंग पोर्शन रहेगा, 25 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़कर यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, ताकि आप जो ये पेपर होने वाला है 3-4 महीने में, उसमें आप अपनी सीट निकाल के ले जाएं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता चलती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वो हम आपको द्वारा क्लियर कर देंगे। तो देखिए, ये जो हमारे पास पैटर्न है ये नया पैटर्न है, तो हम इसी पैटर्न को लेकर नई स्ट्रेटजी बना के चलेंगे। क्योंकि अभी जो पैटर्न है, क्योंकि मेन में आना है, तो मेन में आना है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़े डीप रहेंगे। इसीलिए जो ये कंटेंट है ये हाई लेवल का कंटेंट है, मतलब ताकि आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत है ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे, और जो ये हमारे पास 2-3 महीने 2 या 4 महीने में जो भी पेपर रहेगा उसमें आप अपनी सीट निकाल के ले जाएंगे। आपके पास 3 महीने हैं तैयारी करने के लिए। हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, ताकि आपको आसानी से सीट मिल जाए। ठीक है जी, तो आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है? पहला टॉपिक है इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसकी? मटेरियल की, कि अगर मैं उसको खींचता हूं तो वो खींचने के बाद फिर अपनी जो उसकी जो शेप होती है या जो उसका साइज होता है उसको रिगेन कर लेता है। उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी कहा जाता है। और उस प्रॉपर्टी को जो वो जो प्रॉपर्टी है वो रिगेन कैसे करता है? जब मैं रिमूवल करता हूँ किसको? डिफॉर्मिंग फोर्स को। अब डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? एक ऐसी फोर्स होती है जब मैं किसी भी बॉडी को, जैसे मेरे पास स्प्रिंग है, अगर मैं स्प्रिंग को खींचता हूं तब मैं इस पर कौन सा फोर्स लगा रहा हूं? जो फोर्स इसको खींचने में लगा रहा हूं उस फोर्स को क्या बोला जाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करूंगा और ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, तो उस चीज को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इलास्टिसिटी। अब डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? द फोर्स विच इज चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब मैंने ये स्प्रिंग पहले बंद है, जब मैं इसको खींचूंगा तो इसकी शेप और इसके साइज में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? उस फोर्स को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। बात समझ में आ गई? अब जो इलास्टिसिटी होती है इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस ओवर में स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस ओवर में जो है स्ट्रेन। अब हमारे पास जो स्ट्रेस होती है ये होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और जो हमारे पास स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन हमारे पास 3 टाइप की स्ट्रेन होती है, लेंथ में, एरिया में और वॉल्यूम में। ठीक है जी, तो स्ट्रेन जो इसके यूनिट आएंगे हमारे पास इलास्टिसिटी के फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। एरिया के यूनिट क्या होते हैं? मीटर्स के। तो हमारे पास इलास्टिसिटी के यूनिट के आगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो स्ट्रेन जो होती है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? यूनिट लेस, मतलब इसके यूनिट नहीं होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आए कि किसके यूनिट नहीं होते हैं, तो स्ट्रेन के यूनिट नहीं होते हैं। क्लियर है जी? अब जो इसमें लिखा हुआ है कि स्टील इज द मोर इलास्टिक देन रबर,
कि स्टील क्या है, स्टील में जो लोच है वो ज़्यादा है किससे, रबड़ से। कैसे, देखिए अगर मैं रबड़ को खींचता रहूँगा तो थोड़े टाइम बाद रबड़ अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देता है। मतलब अगर आप उसको खींचते रहोगे तो वो ढीला पड़ जाता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाता है, तो इसीलिए वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देता है। बट स्टील को अगर मैं खींचता रहूँगा और फिर मैं उसको छोड़ूंगा तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर लेता है, मतलब वो अपनी इलास्टिसिटी लूज नहीं करता है। क्लियर है जी बात। तो जो स्टील है वो क्या है, मोर इलास्टिक है एज कंपेयर टू रबड़। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब जो प्रेशर है हमारे पास ऑलवेज क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा कहाँ पे, एरिया पे। तो हमारे पास प्रेशर क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होते हैं, मीटर्स के। तो प्रेशर की यूनिट क्या आ गए, न्यूटन पर मीटर। देखो प्रेशर स्ट्रेस के यूनिट हो गए सेम। अब प्रेशर के अनदर यूनिट होते हैं पास्कल। क्या होते हैं, पास्कल। ठीक है, क्योंकि पास्कल ने दिया था तो इसके यूनिट के प्रेशर किसने दिया था, पास्कल ने, तो इसके यूनिट के आगे पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर है स्क्वायर। अब जो हमारे पास इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज करता है हाइट के साथ साथ। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसके और भी यूनिट होते हैं, वो कौन से होते हैं, एक होते हैं टोर, ठीक है, बार, ठीक है, ये किसके यूनिट होते हैं, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट होते हैं, और एक के आगे पास्कल। क्लियर है जी बात। तो आपको पता होने चाहिए कि प्रेशर के और कौन कौन से यूनिट होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टोर होते हैं, बार होते हैं, ये सारे किसके यूनिट होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जैसे जैसे हम हाइट में जाते जाते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाता है। तो देखिए जब हम हाइट पे जाते जाते हैं तो हमारा जो खाना है, जो खाना हम बनाते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। इसीलिए हम हिली एरियाज में क्या यूज करते हैं, प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रेशर कुकर का, ताकि जो हमारे पास खाना इजीली बन जाए। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो कुकर के अंदर जो हमने मटेरियल डाला हुआ है, जो पानी डाला हुआ है, उनका जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इक्वल हो जाए ताकि हमारा खाना इजीली बन जाए। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो खाना बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। अब बोला गया है कि अगर कोई पैसेंजर प्लेन में फाउंटेन पेन लेके जाता है तो वो लीक कर जाता है। इसलिए लीक कर जाता है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और हमारी जो इंक है वो क्या हो जाएगी, उस पेन से रिलीज हो जाएगी, मतलब लीक हो जाएगी। फिर जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है और हमारे नाक से क्या है, खून निकलना शुरू हो जाता है। तो वो भी किस वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे पास सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जब हम हाइट में जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, एल्टीट्यूड में जाते हैं तो हमारे जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लो कर जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ एयर होती है वो लेस होती है, इसलिए हमें वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि हमारे पास जो पानी होता है वो हमारे पास ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए उसको बॉयल करने के लिए हमारे पास जो ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है पास्कल लॉ। अब पास्कल ने क्या लॉ दिया था, पास्कल ने कहा था कि अगर हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को निग्लिजिबल कर दें इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो जो प्रेशर है वो हर एक साइड पे, हर एक एवरी पॉइंट पे क्या करेगा, इक्वल फोर्स लगाएगा, मतलब इक्वल प्रेशर एग्जर्ट होगा एवरी पॉइंट पे। इसका बोलने का मतलब क्या था कि हमारे पास कोई भी कंटेनर है, अगर कंटेनर के अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है तो ये जो लिक्विड है ये हर जगह पे क्या करेगा, इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करेगा। इस साइड भी इक्वल लगेगा, यहाँ भी इक्वल लगेगा, यहाँ भी इक्वल लगेगा, यहाँ भी इक्वल लगेगा, मतलब एवरीवेयर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आई कि अगर किसी भी कंटेनर के अंदर लिक्विड है तो वो क्या करेगा, हर एक साइड में इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे अगर 3-4 पॉइंट है तो पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी इक्वल टू पी सी। मतलब ये मान लो कि पी ए है, ये पी बी है, और यहाँ पे पी सी है, और यहाँ पे पी डी है। तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है जी। तो ये किसने लो दिया था, पास्कल ने लो दिया था। यही बात हमारे पास आगे लिखी हुई है, देखिए का जो प्रेशर है हमारे पास वो हर एक पॉइंट पे क्या लगेगा, एवरीवेयर इक्वली प्रेशर एग्जर्ट करेगा, लिक्विड हर एक जगह इक्वली प्रेशर लगाएगा।
और ऑल द डायरेक्शन ऑफ द आउट ऑफ द लिक्विड। ठीक है। दूसरा, इसके जो प्रिंसिपल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कौन कौन सी चीजें काम करती हैं, पेपर में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होती है वो किस प्रिंसिपल, एटमॉस्फेरिक किस प्रिंसिपल पे काम करती है, पास्कल पे। तो किस लॉ पे काम करती है, तो पास्कल लॉ पे ये काम करती है। और जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो भी पास्कल लॉ पे, जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है वो भी पास्कल लॉ पे। ये सारे के सारे जो फिनोमिनाज हैं ये सारे के सारे किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, पास्कल लॉ पे। आपने देखा होगा कि जब गाड़ियों को धुलाने ले जाते हैं तो वो एक तरफ से ऊपर उठा देते हैं उन गाड़ियों को, तो वहाँ वो क्या होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, मतलब गाड़ी ऊपर उठ जाती है। तो ये जो फिनोमिना होता है ये किस लॉ पे डिपेंड करता है, तो पास्कल लॉ बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आर्किमिडीयन प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीयन प्रिंसिपल क्या होता है, इसने बोला कि हमारे पास कोई भी बॉडी है अगर वो पानी में आधी डूबी हुई है या आधी डूबी हुई है या पूरी फ्लोट कर रही है, तो वो उतना ही क्या करेगी, वो जितना उस बॉडी का वेट होगा, मतलब ये बॉडी है इसका वेट mg है, तो ये उतना ही पानी को डिस्प्लेस करेगी, उतना ही पानी को डिस्प्लेस करेगी जितना उसका वेट है। बात समझ में आई कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है अगर वो पानी में है और तो वो उतना ही एरिया उतना ही वेट डिस्प्ले, जितना उसका वेट है उतना ही वो लिक्विड को क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। इस लॉ को हमने क्या बोल दिया, आर्किमिडीयन प्रिंसिपल। इसने बोला कि अगर हमारे पास वेट जो होता है पानी, द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन आयरन बॉल इज लेस देन द वेट ऑफ इट्स, कि जो हमारे पास पानी जो दीवार होती है, लोहे की दीवार होती है, वो क्या करती है, लेस पानी को डिस्प्लेस करती है जितना उसका वेट है। इसीलिए जो हमारे पास वो दीवार होती है वो क्या कर जाती है, मतलब डूब जाती है। Where the water displaced by the submerged portion of the ship is equal to the weight, कि हमारे पास जो जहाज होता है उसका जो आधा पार्ट है वो पानी के अंदर डूबा होता है, वो उतना ही पानी डिस्प्लेस करता है जितना उसका वेट है, इसीलिए वो क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है। और जो हमारे पास लोहे की गेंद होती है वो डूब जाती है, परंतु जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो तैरते रहते हैं। क्यों तैरते रहते हैं, क्योंकि जितना उसका वेट है वो उतना ही पानी क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। बट पानी जो बॉल है, लोहे की बॉल ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए वो क्या कर जाती है, डूब जाती है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें क्योंकि 2-3 महीने के बाद जो पेपर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कहा गया है कि जो हमारे पास मोटे लोग होते हैं वो क्या कर लेते हैं, जल्दी क्या कर देते हैं, स्विमिंग सीख लेते हैं एज कंपेयर टू जो हमारे पास पतले लोग होते हैं। क्योंकि जो हमारे पास मोटे लोग होते हैं वो अपने वेट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, क्विकली स्विमिंग सीख जाते हैं। बात समझ में आई। नेक्स्ट है हमारे पास जो हाइड्रोजन हमारे पास बैलून होते हैं जिसके बीच में हाइड्रोजन भरी होती है, वो फ्लोट करते हैं कहाँ पे, हवा में। क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो क्या होती है, हैवी लाइटर होती है एज कंपेयर टू ये, इसीलिए फ्लोट करती है। बात समझ में आई कि हाइड्रोजन क्या होती है, वो लाइटर होती है। क्या होती है, लाइटर होती है एज कंपेयर टू किसके, लाइटर टू एयर, इसीलिए वो क्या करती है, फ्लोट करती है। नेक्स्ट है कि कोई जो पर्सन है वो ज़्यादा वेट उठा सकता है कहाँ पे, पानी में। कि पानी के बीच में एक व्यक्ति पानी से अधिक वजन उठा सकता है। ठीक है जी, तो पानी से अधिक वजन क्या कर सकता है, बंदा उठा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा गया है, कहा गया है कि बॉडी कब डूबेगी कब फ्लोट करेगी, ये मैं आपको समझाऊंगा। अब क्या कहा गया है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग क्या होता है, कहा गया है कि किसी भी बॉडी का घनत्व हमेशा क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, इससे जो भी लिक्विड हम यूज कर रहे हैं तब हमारी बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। मान लो मैंने बॉडी की डेंसिटी को बोल दिया, मेरे पास क्या है, ये सिग्मा का साइन दे दिया, और जो मेरे पास पानी की डेंसिटी है उसको मैंने, या लिक्विड की डेंसिटी उसको क्या बोल दिया, वो बोल। इन्होंने बोला कि अगर हमारी बॉडी तभी फ्लोट कर सकती है जब हमारे पास जो बॉडी की जो हमारे पास डेंसिटी है वो हमेशा लेस हो किसकी डेंसिटी से, किसकी डेंसिटी से, लिक्विड की डेंसिटी से। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा
तो बॉडी जो है वो उसका जो आधा पोर्शन है वो क्या करेगा, पानी के अंदर होगा और फ्लोट करेगी। दूसरा यहाँ में मतलब सब सब मर्ज बोल सकते हैं हम, सब मर्ज होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू रो हो जाए तो जो हमारे पास बॉडी है वो लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट करेगी। कहाँ पे फ्लोट करेगी, लिक्विड के सरफेस पे। कहाँ पे फ्लोट करेगी, लिक्विड के सरफेस पे वो क्या करेगी, तैरना शुरू करेगी। अगर तीसरी कंडीशन है कि अगर हमारे पास बॉडी की डेंसिटी, जो हमारे पास बॉडी की डेंसिटी है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए लिक्विड की डेंसिटी से। लिक्विड मतलब रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हमारी जो बॉडी है वो क्या कर जाएगी जी, डूब जाएगी। क्या कर जाएगी, डूब जाएगी। मतलब मैंने क्या बोला कि हमारे पास बॉडी की डेंसिटी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए लिक्विड की डेंसिटी से, हमारी बॉडी क्या कर जाएगी, डूब जाएगी। कंडीशन को ध्यान में रखना, पेपर में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ चुका हुआ है। अभी मैं इसलिए हाई कंटेंट डी में पढ़ा रहा हूं क्योंकि पेपर में आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो क्या कहा गया है कि हमारे पास बॉडी कब डूबेगी, जब बॉडी की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, लिक्विड की डेंसिटी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या कहा गया है कि जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी का सिंबल होता है रो और ये होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। अब मास के यूनिट क्या होते हैं, मास के यूनिट होते हैं केजी, वॉल्यूम के यूनिट होते हैं मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम के यूनिट मीटर क्यूब कैसे आए, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट। तो लेंथ के मीटर, ब्रेड्थ के मीटर और हाइट के मीटर, तो क्या हो गया, मीटर क्यूब। अब जो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, या स्पेसिफिक ग्रेविटी, या बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी, या क्या बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हाइड्रोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है हाइड्रोमीटर। अब ये रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है, रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास, इसको आर लिख दूं, ये होती है, रेशो होती है कि बॉडी की डेंसिटी कितनी है, बॉडी की डेंसिटी डिवाइडेड बाई रेशो होती है पानी की डेंसिटी। मतलब पानी या जो हमारे पास कोई भी लिक्विड है, क्लियर है, या तो पानी आएगा या तो लिक्विड, कोई भी जिस लिक्विड में उसको रखा हुआ है। अब हमारे पास जो पानी की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो 1000 होती है। कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। ध्यान रखना 1000 है kg मीटर पर क्यूब वो रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास जो पानी होता है, कौन सा, जो समुद्र का पानी होता है उसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, नॉर्मल पानी से। ध्यान में रख लेना कि जो हमारे पास लाइन वाटर होता है, जो हमारे पास समुद्र का पानी होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, नॉर्मल पानी से। अब जो डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर, कि जो हमारे पास लोहा होता है, ठीक है, लोहे की जो डेंसिटी है, आयरन की जो डेंसिटी है वो क्या है जी, ज्यादा है पानी की डेंसिटी से। बात समझ में आई। अब पानी की डेंसिटी से लोहे की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, इसीलिए जो हमारे पास लोहा है, जो बोल होती है, सॉलिड बोल होती है लोहे की, वो डूब जाती है किसमें, पानी में। बट जो लोहे की डेंसिटी होती है, आयरन की जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है किससे, मरकरी से। मतलब मरकरी जो हम होते हैं पारे से कम होती है, इसीलिए वो लोहे की बोल क्या करती है, पारे में फ्लोट करती है, मतलब तैरती है। ध्यान में रख लेना, अभी मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया कि डेंसिटी तब, जो हमारे पास बॉडी तब फ्लोट करेगी जब बॉडी की डेंसिटी क्या हो, बॉडी की डेंसिटी क्या हो, हमेशा लेस हो लिक्विड की डेंसिटी से। क्या हो, लिक्विड की डेंसिटी से, तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। बात समझ में आई। अब ये पता नहीं कितनी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि अगर हमारे पास कोई आइस क्यूब है या आइस है, वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है और थोड़े टाइम के बाद वो पिघल जाती है, तो पानी का जो लेवल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं आता है। मैक्सिमम बंदे क्या सोचते हैं कि भाई कंटेनर के बीच में बर्फ है और बर्फ पिघलेगी तो उसका पानी बनेगा, पानी बनेगा तो उसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो उसका लेवल नहीं बढ़ता है, वो सेम उतनी ही रहता है जितना उसका लेवल था।
क्लियर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास सरफेस टेंशन क्या होती है। अब सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, मॉलिक्यूल की। जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर बैठे हुए हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं वो सरफेस पे बैठे हुए हैं, तो इन पे एक तरह की टेंशन रहती है कि ये कब सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, सरफेस से टेंशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लेंथ है। तो सरफेस टेंशन हमारे पास क्या होती है, फोर्स पर यूनिट है, लेंथ होती है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। लेंथ की यूनिट क्या होता है, मीटर। तो सरफेस टेंशन की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन है मीटर। बात समझ में आई। तो अब हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज करती है, ये इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज करे, ये देखिए, सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है जब मैं टेम्परेचर को राइज कर दूंगा। अब मैं टेम्परेचर को राइज करूंगा तो देखो, मैं यहाँ से टेम्परेचर को राइज कर रहा हूँ तो यहाँ से हीट जाएगी और ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे बैठे होंगे ये इनको धक्का देंगे और ये इनको यहाँ से सरफेस से बाहर निकाल देंगे। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो जो सरफेस टेंशन है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और क्या हो जाएगा, जीरो होगी। कब, जब एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा। मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे जो हमारे सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और उस टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा, उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। कि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, मेरी जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होती जा रही है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारे पास सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस टेंशन जो होती है वो क्लीन पानी की, जो साफ पानी होता है उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है जो हमारे पास साबुन का जो पानी होता है उससे। तो सरफेस टेंशन क्या होती है, किसकी ज़्यादा होती है, जो हमारे पास क्लीन वाटर होता है उसकी सरफेस टेंशन क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू जो हमारे पास साबुन का पानी होता है उससे। बात समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सरफेस टेंशन क्या होगी, उसकी यूनिट क्या होगी, मैंने आपको ये सब बता दिया। फिर हमारे पास कि जो सरफेस टेंशन जो होते हैं उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है जो हमारे पास लेड सोट होता है का बनना, जो हमारे पास छिड़काव से ठंडक। फिर हमारे पास जो पानी पर सुई का तैरना, कि जो हमारे पास पानी पे सुई क्या करती है, फ्लोट करती है। तो वो किसकी वजह से करती है, सरफेस टेंशन की वजह से करती है। पानी का कपूर का नृत्य, ठीक है। और जो हमारे पास जो लास्ट है, ये जो हमारे पास सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, सरफेस टेंशन के। जो हमारे पास पानी की बूंद होती है वो हमेशा किस शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। कैसी होती है जी, गोल शेप की होती है। तो वो किसकी वजह से उसने गोल शेप लेके रखी हुई है, क्योंकि वो सरफेस टेंशन की वजह से। जो हमारे पास प्रेशर होता है वो, जैसे कोई भी हमारे पास बूंद है वो स्फेरिकल है, वो किस वजह से स्फेरिकल होती है, कि जो उसके अंदर का प्रेशर होता है, इनसाइड का जो प्रेशर होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है आउटसाइड के प्रेशर से। इसीलिए जो बूंद होती है वो किस कलर की होती है, स्फेरिकल कलर की होती है। अगर अंदर वाला प्रेशर कम हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो वो स्फेरिकल नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जब हम कैरोसिन का छिड़काव करते हैं, मिट्टी के तेल का छिड़काव करते हैं कहाँ पे, पानी पे, तो ये सतह के तनाव की डिग्री के कारण क्या होता है, जिसके कारण पानी की सतह पर तैरने वाले मच्छरों की अधिकता डूब के मर जाते हैं। कि जब भी मैं मिट्टी का तेल पानी के ऊपर छिड़काव करता हूं तो जो उसके ऊपर जो मच्छर फ्लोट कर रहे होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वो डूब जाते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि जो हमारे पास कैरोसिन की जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू जो हमारे पास पानी की। इसलिए जो कैरोसिन है वो क्या करता है, फ्लोट करता रहता है किसके ऊपर, पानी के ऊपर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है कि जो हमारे पास जब भी हमारे पास कोई जहाज है, जो हमारे पास जहाज है वो नदी से प्रवेश करता है कहाँ पे, समुद्र में। कहाँ पे, यहाँ सी होगा, ठीक है। कहाँ पे प्रवेश करता है, समुद्र में प्रवेश करता है। तो वो अपने सरफेस से थोड़ा ऊपर उठ जाता है कि राइज इट अ बिट बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द स्लाइन वाटर इज हाई। कि जो हमारे पास डेंसिटी होती है
समुद्र के पानी की मतलब खारे पानी की वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो नदी का पानी होता है उससे। नदी का पानी क्या होता है, ठंडा होता है और क्लीन होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी कम होती है किससे, खारे पानी से, इसीलिए जहाज क्या करता है, ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोहेंसिव और डिहेंसिव फोर्सेस क्या होती हैं। अब कोहेंसिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल और जो हमारे पास सब्सटेंस होता है वो दोनों के बीच में, सेम मटेरियल के जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगती है उसको क्या कहा जाता है, कोहेंसिव फोर्स कहा जाता है। और जो हमारे पास दो डिफरेंट मटेरियल के बीच में, मॉलिक्यूल और सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लगती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एडेंसिव फोर्स। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे पास मरकरी है वो गिलास के साथ चिपक जाती है, बट जो पानी है वो गिलास के साथ नहीं चिपकता है, तो वहाँ पे जो हमारे पास फोर्स आती है वो कौन सी आती है, एडेंसिव फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है, एडेंसिव फोर्स होती है, क्योंकि जो हमारे पास पानी है वो डिफरेंट मटेरियल है, जो गिलास है वो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल है, और जो हमारे पास लिक्विड है, जो हमारे पास मरकरी है वो डिफरेंट मटेरियल है। तो दोनों के मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, गिलास के साथ चिपक जाती है, बट पानी उसके साथ है नहीं चिपकता है। क्लियर है जी बात। इसीलिए थर्मामीटर के बीच में क्या यूज किया जाता है, मरकरी यूज की जाती है, क्योंकि वो इजीली ग्लास के साथ क्या कर जाती है, चिपक जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप हमारे साथ जुड़कर अपनी एसएससी की तैयारी को कंटिन्यू करें, और जो भी वीडियो आपने नहीं देखी हुई है वो सबसे पहले उन वीडियो को देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें अपनी तैयारी को कैसे कंटिन्यू करना है। और हम यहाँ पे ऐसे स्ट्रेटजी लेके आते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, ये भी बताता रहूँगा कि हमारे पास कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।